नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के टॉप 25 एमसीक्यू में। 25 हम लोगों ने कल की वीडियो में देख लिया, आज बाकी के 25 देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर ऐसे लिखाएगा, न में बड़ी की मात्रा रहेगा। ठीक है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ऑप्शन डी आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, द्विगु समास। तो नीलांबर में कौन सा समास होगा? तो नीलांबर में समास होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में होता क्या है, इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे क्या बोल रहे हैं, नीलांबर। अंबर मतलब क्या होता है? आसमान। और कैसा है आसमान? नीला है, इसीलिए नीलांबर। ठीक है, नीला आसमान। वैसे ही अगर बोले तो कमल नयन, नयन तो है लेकिन कैसा है? कमल के समान है। घन श्याम, घन मतलब बादल और श्याम मतलब काला। बादल तो है लेकिन कैसा बादल है? वो काला बादल है। तो वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, मतलब जब कोई पद किसी तीसरे को इंडिकेट करे तो। ठीक है, जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जैसे कि जो हो गए क्या हमारे श्री गणेश। ठीक है, तो वो किस में आएगा? वो बहुव्रीहि समास में आएगा, जो किसी तीसरे को इंडिकेट करता है वो। तत्पुरुष समास में जिसमें उत्तर पद प्रधान रहता है, और द्विगु समास में जो संख्यात्मक रहता है, जैसे नवरात्रि, नवरातों का समूह नवरात्रि। ठीक है, तो ये कौन से में आएगा? ये द्विगु समास में आएगा। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? कर्मधारय समास नीलांबर के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर? लोकोक्ति यहाँ दिया है एक, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। इसका अभिप्राय क्या है? काम करने पर उतारू होना, निडर होना, धान कुटना या श्रेष्ठ कृषक होना। तो इसका मतलब तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं ना, अगर काम करने स्टार्ट कर देते हैं फिर बीच में, अब ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, मतलब अगर काम को जब स्टार्ट कर दिया है तो फिर आने वाली कठिनाई से कैसे डरना, मतलब क्या करना है? काम करने पर उतारू हो जाना है। ठीक, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे सभी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसमें एक प्रश्न हमेशा मुहावरे और लोकोक्ति से ही दिया रहता है। तो आप लोग अच्छे से मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ के जाएंगे, और उसके साथ ही शुद्धवर्तनी, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़ के जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है, पाठक का बहुवचन रूप होगा। पाठक एक वचन दिया है, अब इसका बहुवचन पूछा है। पाठक वृंद, पाठक लोग, पाठक जन या उपरोक्त सभी। तो पाठक का बहुवचन क्या होगा? तीनों हो जाएगा, पाठक वृंद, पाठक लोग, पाठक जन। मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी तीनों क्या है? उसके बहुवचन के रूप हैं। आगे देखिए, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? ठीक है, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? न, यण, स, श, व, य, इनमें से कोई नहीं। तो अर्धस्वर किनको बोलेंगे? य व र ल को। य व दिया है ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और पूरे में क्या हो जाएगा? य व र और ल, इनको ही अंतस्थ या फिर अर्धस्वर कहा जाता है। याद रखेंगे इसको आप। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्धवर्तनी भी हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, शब्दों को कैसे शुद्ध रूप में लिखते हैं? ऑप्शन ए है अगामी। अगामी नहीं होता, आगामी होता है। आ में आ की मात्रा आता है, आगामी। आगामी मतलब आने वाला। कालिदास, कालिदास ऐसे नहीं लिखा था, इसमें छोटी की मात्रा रहता है, कालिदास। इसमें शब्द कौन सा पूछा है? तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। साधु, साधु भी ऐसे भी नहीं होता, इसमें छोटू की मात्रा रहता है।
छिपकली, ये बिल्कुल सही है। छिपकली बिल्कुल सही लिखा है इसमें। छ में छोटी की मात्रा प, क, ल में बड़ी की मात्रा। ओके, बाकी के ऑप्शन मैं साइड में लिख रही हूँ। ए भी दिया है, सी है, सी है दीर्घ स्वर संधि और डी है यण स्वर संधि। अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक। किस संधि का उदाहरण है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ स्वर संधि या फिर यण स्वर संधि। ये सभी स्वर संधि के प्रकार है। ओके, स्वर संधि के कितने प्रकार? तो 5 प्रकार। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण या अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि। तो अत्यावश्यक किसका उदाहरण है? तो देखो यहाँ पास क्या आ रहा है? ई आ रहा है और यहाँ पास आ रहा है, तो ये मिलकर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। कल ही मैंने यण स्वर संधि का बताया था, जब ई या फिर ई, कौन सा ई? छोटा ई और बड़े ई के बाद कोई भी स्वर आता है लेकिन ई और ई को छोड़कर, तो वो क्या हो जाता है? वो क्या बन जाता है? वो य बन जाता है। वहीं उ और उ के बाद अगर कोई स्वर आता है लेकिन उ और उ को ही छोड़कर, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है व। तो ये किस संधि का उदाहरण है? ये उदाहरण है यण स्वर संधि का। किसका? यण स्वर संधि का। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, यण स्वर संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। किसकी बात की जा रही है यहाँ? आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? हमारे हिंदी साहित्य को अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। तो यहाँ बात की जा रही है आरंभिक काल, इसको संज्ञा दी गई है आदिकाल की। तो ये किन्होंने दिया? तो ये दिया है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नाम आप लोग इनका याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? अब गुणवाचक विशेषण से आप लोग क्या समझते हैं? गुण विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाली। और गुणवाचक विशेषण मतलब जो उसके गुण के सारे उसकी विशेषता बताए। जैसे वो कुछ नया है, कुछ पुराना है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो क्या हो गया? उसका गुण हो गया। तो इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण है? चौगुना, नया, कुछ या तीन। तो गुण क्या है उसका? नया। ठीक है, जैसे कि वह नया कमीज है, ठीक, वो। और ये चौगुना दिया है। अब चौगुना क्या है? ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो वो क्या है? चौगुना क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। कुछ परिमाणवाचक विशेषण मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन है, जैसे कुछ मात्रा है शक्कर की, ऐसा मतलब कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वाला क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। और ये संख्यावाचक विशेषण तीन को भी गिन सकते हैं, तो ये भी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो ये सब अलग अलग है और ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। ओके, जिसका निवारण ना किया जा सके के लिए सही शब्द है। एक जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछता है प्रश्न, तो वैसे ही प्रश्न है, जिसका निवारण ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? अनिवारणीय, अनिवारण योग्य, निवारणीय या फिर अनिवार्य। तो जिसका निवारण ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अनिवार्य। क्या हो जाएगा? अनिवार्य। चूंकि अब महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने चाहिए। इससे आपको क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। और हमारे परीक्षा में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा को मिलाकर 15 प्रश्न आने वाले हैं, तो ये बहुत ही अहम रहेगा क्योंकि सरल पोर्शन है और यहाँ से हम लोग नंबर गिन कर सकते हैं। ओके, शुद्ध शब्द चुनिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य है आपका पत्र मिला, धन्यवाद।
कर का अनेकार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन डी आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं साइड में लिख रही हूँ। ओके, किरण, कर, हाथी का सुन। तो यहाँ एक शब्द दिया है कर। अब कर का क्या पूछा है? अनेकार्थी शब्द पूछा है, मतलब जो एक ही शब्द अनेक अर्थों को प्रकट करता है उसको क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। तो कर एक शब्द दिया है, अब इसका अनेकार्थी क्या है? कमल, जलज या सरोज, बादल, जलद या मेघ, पक्षी, अंडा या ब्राह्मण, या फिर किरण, कर या हाथी का सूंड। तो कर का अनेकार्थी क्या होगा? किरण, कर या फिर हाथी का सूंड। किरण को भी क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। और जो टैक्स रहता है, कर लिख दी हूं मैं, टैक्स, टैक्स को भी हम लोग कर बोलते हैं। ठीक है, कर चुकाना मतलब टैक्स चुकाना, वैसे टैक्स को भी क्या बोलेंगे? कर। और हाथी के सूंड को भी क्या बोलते हैं? कर बोला जाता है। तो कर का अनेकार्थी में आप लोग को तीनों चीज याद रहेगा, किरण, टैक्स और हाथी का सूंड। ये ऑप्शन डी था वो। किसमें विशेषण है? विशेषण का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या बोलेंगे? जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। लाल घोड़ा, रामायण, आप, वह, यह। तो किसमें विशेषण है? तो इसमें विशेषण है लाल घोड़े में। मतलब घोड़ा तो है लेकिन कैसा घोड़ा है? लाल घोड़ा है। लाल क्या बता रहा है? उस घोड़े की विशेषता बता रहे हैं, वो तो सबसे अलग है ना, मतलब वो लाल घोड़ा है। ठीक है, तो विशेषण किस में हो जाएगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा। हिंदी के पहले लेक्चर में किसी ने पूछा था मैडम रिपू का क्या अर्थ है? तो प्रश्न ऐसा था, रिपू का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रिपू का पर्यायवाची शब्द मैंने क्या बताया था? अरि। और अरि का अर्थ क्या बताया था? शत्रु। तो रिपू का अर्थ भी तो शत्रु होगा, है कि नहीं? इसीलिए तो रिपू का पर्यायवाची अरि और अरि का अर्थ शत्रु, तो रिपू का अर्थ भी क्या हो जाएगा? शत्रु। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है रिपू का अर्थ क्या होगा? शत्रु। तो आप जिन्होंने भी पूछा था अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको उनका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर एक जाति को इंडिकेट करता है। जैसे कि मनुष्य बोल दिया मतलब उसमें सारे इंसान आ जाएगा, पशु बोल दिया तो उसमें सारे पशु आ जाएंगे, पर्वत बोल दिया तो उसमें सारे पर्वत आ जाएंगे। लेकिन अगर हिमालय बोल दिया, हिमालय पर्वत बोल दिया, तो क्या वो जातिवाचक संख्या में आएगा? क्या नहीं, क्योंकि वो उसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक। केवल वो एक पर्वत को इंडिकेट करे। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। अगर गंगा बोलेगा तो वो भी व्यक्तिवाचक संख्या, लेकिन केवल नदी बोले तो क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें कौन सा उदाहरण जातिवाचक संज्ञा का है देखते हैं। गंगा, शीतलता, मनुष्य, या गुच्छा। तो कौन सा जाति को इंडिकेट कर रहा है? मनुष्य। मनुष्य क्या कर रहा है? पूरे मनुष्य जाति को इंडिकेट कर रहा है। गंगा ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शीतलता, ये शीतलता क्या बता रहा है? एक भाव बता रहा है, ठंडापन। ठीक है, तो शीतलता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। गुच्छा, गुच्छा क्या बता रहा है? एक समूह बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कल वाला वीडियो डलने से पहले, हिंदी का वीडियो डलने से पहले और भी डल चुका है छत्तीसगढ़ी भाषा का, तो आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा के वीडियो को भी देखिए, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा से भी प्रश्न पूछा जाएगा। केवल हिंदी ही नहीं पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी पूछ रहा है, तो उसका वीडियो पहले से डल चुका है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 14, 16, 11 या फिर 12। किसकी संख्या पूछ रहा है? स्वरों की। तो स्वरों की कुल संख्या कितना है? 11। कैसे? देखो, अ, अनार के अ, आम का अ, इमली के ई, इक के ई, ठीक, उल्लू का उ, उनके उ, ऋषि के री, एड़ी का ए, ऐना का ए, ओखली का ओ, और औरत का ओ। ऐसा लग रहा है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि पूछता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11। जो अम और आहा है उसको स्वर में नहीं लेते, वो अयोग बाहा है। तो अम और आहा को भी ऐड करके 13 ना कर देना, कितना होगा? 11 होगा।
सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाएगा? प्रथम, आरंभ, अग्रज या अग्रगण्य। गिना जाने वाला क्या कहलाएगा? अग्रगण्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अग्रगण्य। अग्रज कौन कहलाता है? जो पहले उत्पन्न होता हो, ठीक है। जैसे अनुज, अग्रज, अनुज जो छोटा है, अग्रज जो बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिखित का सही विलोम है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है। लिखित का विलोम क्या होता है? मौखिक। लिखित मतलब लिखने वाला, मौखिक मतलब बोलने वाला, ठीक है ना। जैसे कुछ प्रश्न होते हैं वो लिखित वाले होते हैं, कुछ परीक्षा होती है जो लिखित परीक्षा होती है, और कुछ परीक्षा ऐसी होती है जो मौखिक परीक्षा होती है, जिसमें सिर्फ बोल के आंसर देना होता है। लिखित वाले में लिख के आंसर देना होता है। तो लिखित का विलोम क्या हो जाएगा? मौखिक। या अगर पूछे मौखिक का विलोम क्या है, तो हम लोग क्या लेंगे? लिखित। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार है। किसके अनुसार? उत्पत्ति के अनुसार। 4, 2, 6 या 8। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 प्रकार हैं। कैसे? तो पहला है तत्सम, तत्सम। दूसरा क्या हो जाएगा? तदभव। तीसरा होगा देशज, और चौथा क्या हो जाएगा? विदेशज। उसी प्रकार अगर अर्थ के अनुसार शब्द की प्रकार पूछता तो कितने प्रकार? 2 प्रकार, सार्थक और निरर्थक। नेक्स्ट है निम्नांकित में से देशज शब्द। देखो देशज अभी ही पढ़े और उसका क्या आ गया? प्रश्न आ गया। देशज शब्द कौन सा है? ये पूछा है अनार, दोना, भौरा या गिरगिट। तो देशज शब्द कौन सा है? गिरगिट है। कौन सा है? गिरगिट। ऑप्शन डी। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं वे कहलाते हैं। कैसे? पदार्थ की यथार्थ और कल्पित ध्वनि मतलब वो ध्वनि के अनुसार, तो उसको क्या बोलेंगे? ध्वन्यात्मक या काल्पनिक या अनुकरणात्मक, अनुकरण वायक या फिर संकेतात्मक। ऑप्शन डी है संकेतात्मक। तो क्या बोलेंगे? जो ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाया जाता है वे क्या कहलाएंगे? वो अनुकरणात्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुकरणात्मक कहलाते हैं। ठीक है, ध्वनि वाला अनुकरणात्मक कहलाएगा, ना कि ध्वन्यात्मक। ध्वनि का नाम सुन के हम लोग को ऐसा लगेगा कि ध्वन्यात्मक होगा, लेकिन नहीं, वो क्या है? अनुकरणात्मक है। डबल रोटी कौन सा शब्द है? अब ये डबल रोटी 2 शब्द से मिलकर बना है। एक डबल है और एक रोटी है। डबल से क्या पता चल रहा है? इंग्लिश वाला वर्ड लग रहा है, रोटी हिंदी वाला वर्ड। तो ये कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द, संकर शब्द, देशज शब्द या विलोम शब्द? तो ये शब्द होगा संकर शब्द। संकर शब्द मतलब जो 2 अलग अलग भाषा से मिलकर बने रहेगा। ठीक है, मतलब 2 भाषाओं का एक साथ मेल, संकर शब्द। देखो ये डबल और रोटी अलग अलग तो शब्द है, लेकिन मिलकर एक शब्द बना रहे हैं डबल रोटी, तो वो क्या हो जाएगा? वो संकर शब्द हो जाएगा। ओके। अनेकार्थी शब्द पतंग का अर्थ नहीं है। देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा है? पतंग का अर्थ नहीं है, तो हम लोग को पता होना चाहिए पतंग का अर्थ क्या क्या है। तो सूर्य को भी पतंग बोलते हैं, सलभ को भी पतंग बोलते हैं, और नौका को भी पतंग बोलते हैं। पत्ता को पतंग नहीं बोलते। मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं खाना खा चुका तब वह आया। यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या संक्षिप्त वाक्य? मैं खाना खा चुका तब वह आया, इसमें एक वाक्य तो है, उसके साथ ही और एक दूसरा वाक्य आया है। ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, सरल वाक्य अगर एक ही वाक्य रहता तो वो सरल वाक्य रहता। संयुक्त वाक्य अगर ये दोनों वाक्य और अथवा या से जुड़ा रहता तो वो क्या होता? संयुक्त वाक्य हो जाता। निम्नलिखित बहुवचन सूचक शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है पूछा है, ना कि शुद्ध। अशुद्ध वाला पूछ रहे हैं हमको। गौए, रानियां, बाप दादे, बहने, बहिने। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो गौए अशुद्ध है। गौए नहीं होता, गाय होता है।
ठीक है, गौए नहीं होगा, जबकि बहिने होता है, रानियां होता है, बाप दादे होता है। एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा कौन से युग में है? इसमें गलत जोड़े का पूछा जा रहा है, गलत जोड़े को। साला सालाए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। साला सालाए, बुढ़िया बुढ़िया, राजा राजाए, रानी रानिया। तो इसमें गलत युग में कौन सा है? राजा राजाए, राजाएं ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, राजाओ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। रजाए बोलने में ही देखो कि वो जम नहीं रहा है। अगर हम लोग को जब आंसर नहीं आते ना, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको वाक्य में पिरोना चाहिए। तो वाक्य में जोड़ने से पता चल जाता है कि हाँ ये सही टाइप का बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर ठीक है, जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गलत पता ही चल जाता है, देखो, ठीक। विजयदशमी संज्ञा कौन सा भेद है, मतलब ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये पूछा है। विजयदशमी दे दिया, विजयदशमी त्योहार मतलब वही दशहरा त्योहार। अगर सिर्फ त्योहार बोलता तो वो त्योहारों के समूह, मतलब त्योहारों को इंडिकेट करे, मतलब वो जातिवाचक हो गया। लेकिन एक पर्टिकुलर त्योहार का नाम दे दिया है, कौन सा त्योहार, तो विजयदशमी। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हो गया हिंदी के 50 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न डल चुके हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी से भी प्रश्न पूछा जाता है। और उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो आप जाइए और वो वीडियो देखिए। और साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी लाभ हो सके। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।